तो पहले से पता होना चाहिए कि निको कितनी पावरफुल है। वो बताती है कि निको दरअसल विच ऑफ थाउजेंड्स बनने वाली है, जो हर 1000 साल में एक बार जन्म लेती है। वो 1000 अलग अलग स्पेल सीखेगी और 1000 लोगों की जान बचाएगी, और शायद इसी शक्ति के पीछे वो वॉरलॉक पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ केन के पास खुद वुल्फ आकर खड़ा हो जाता है। वुल्फ बिना किसी फॉर्मल बात के सीधे उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। दोनों एक पुल के नीचे जाकर लड़ाई शुरू करते हैं। वुल्फ के सामने केन की हालत खराब हो जाती है। वो उसे बुरी तरह से पीट देता है, हालांकि उसे खुद भी अच्छी खासी चोट लगती है। केन यकीन ही नहीं कर पाता कि वो इतनी बुरी तरह से हार गया। तभी उसके दिमाग में बात क्लिक करती है कि यही वुल्फ शायद वही खतरा है जिसका जिक्र प्रोफेसी में था। इसी दौरान वुल्फ केन से कहता है कि जाकर हीरो को चेतावनी दे देना कि अब उसकी बारी है। केन दर्द के बावजूद उठकर पूछता है कि आखिर वो है कौन। वुल्फ उसे नीचे पड़े रहने को कहता है और बोलता है कि वो उसे हरा नहीं सकता, लेकिन केन हार मानने के मूड में नहीं है। वो वुल्फ को भड़काता है कि अगर दम है तो फिर से अटैक करे। जैसे ही वुल्फ उस पर झपटता है, केन अचानक गायब हो जाता है। वो एक मैजिक क्लोक की मदद से इनविजिबल हो गया होता है। वुल्फ को लगता है कि केन डरकर भाग गया, लेकिन अगले ही पल केन उस पर पीछे से सरप्राइज अटैक कर देता है। यह देखकर वुल्फ को गुस्सा भी आता है और मजा भी। वो डिसाइड करता है कि अब वो केन की और भी बुरी तरह पिटाई करेगा। कुछ देर बाद निको और बाकी सब अपने घर के बाहर किसी के गिरने की आवाज सुनते हैं। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि केन बेहोश पड़ा हुआ है। सब मिलकर उसे अंदर ले आते हैं। निको किसी तरह हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करती है, जो बहुत मुश्किल और थकाने वाला स्पेल है। वो बस केन की हालत थोड़ी सी बेहतर कर पाती है और खुद ही थक कर गिर जाती है। हीरो उसे स्नैक्स लाकर देता है ताकि उसकी पावर थोड़ी रीफिल हो जाए। केन के होश में आने के बाद वो उन्हें ड्रॉप्स कैंडी के बारे में सारी बातें बताता है और समझाता है कि प्रोफेसी में जो रेन ड्रॉप्स थे वो असल में यही कैंडीज हैं। वो उन्हें वुल्फ के बारे में भी बताता है कि वो कितना असामान्य तौर पर पावरफुल था। नीमू कहती है कि जो वॉरलॉक ये सब करा रहा है वो शायद एन्चांटर टाइप का वॉरलॉक है। केन एक अनजाने चेहरे को देखकर कंफ्यूज बात आगे बढ़ाती है। वो समझाती है कि एक साथ इतने लोगों को एन्चांट करना नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर लोगों को लंबे समय तक ऐसी कैंडी खिलाई जाए जिस पर ब्रेन वॉशिंग मैजिक लगा हो तो धीरे धीरे सब उसकी पकड़ में आ जाते हैं। उसके हिसाब से वुल्फ वो पहला इंसान था जिस पर वॉरलॉक ने डायरेक्ट एन्चांटमेंट किया। इसी वजह से वो इतना स्ट्रांग है। अब वही वुल्फ पूरी तरह ब्रेन वॉश्ड इंसानों की आर्मी को लीड करके निको पर अटैक करने वाला है। अब हीरो को साफ समझ आ जाता है कि उसे क्या करना होगा। वो नेमू से कहता है कि वो जंगल में वॉरलॉक की कॉटेज वाली जगह फिर से ढूंढ निकाले। केन को वो आराम करने के लिए घर पर ही रुकने को कहता है। निको हीरो के साथ स्कूल आएगी ताकि वो उसकी नजर में सुरक्षित रहे। नेमू को हीरो की ये ठंडी स्टेडी सीरियसनेस बहुत कूल लगती है। केन उसे कहता है कि उसके पोकर फेस से धोखा मत खाना। अंदर से वो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जज्बाती है। अगले दिन हीरो स्कूल में ड्रॉप्स के नशे में डूबे लड़कों को धमकाकर वुल्फ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। पहले लड़के से कुछ खास नहीं पता चलता। फिर जब वो दूसरे लड़के के पीछे भागता है तो निको उसकी मदद के लिए जमीन पर फिसलन पैदा करने के लिए मैजिक यूज करती है, लेकिन उल्टा वही मैजिक हीरो और निको को गिरा देता है और जिस लड़के को पकड़ना था वो आराम से आइस स्केट की तरह फिसलता हुआ भागने लगता है। किस्मत से को पहले से ही स्किल्ड स्केटर होता है। वो आगे बढ़कर उस लड़के को जोर से टैकल कर देता है। हीरो उसे इंट्रोगेट करता है और पता चलता है कि वुल्फ अपनी डोमिनेंस डर के जरिए फैलाना पसंद करता है। लड़का किसी तरह एक बेहद खराब सा स्केच बनाकर वुल्फ का चेहरा दिखाने की कोशिश करता है और बताता है कि वुल्फ ने कभी बोला था कि वो जल्द ही सारे डॉग्स को समन करेगा। हीरो को शुक्रिया कहता है, लेकिन साथ ही उसे आदेश देता है कि वो इस मामले से दूर रहे क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। लेकिन केओ तो हीरो से भी एक कदम आगे निकल चुका होता है। वो पहले ही वुल्फ से कांटेक्ट कर चुका होता है और उससे ड्रॉप्स ऑर्डर कर चुका है ताकि वो उसके बारे में और जानकारी निकाल सके। इतना सब क्यों कर रहा है तो केओ उन्हें अपना दिल खोलकर बताता है। वो कहता है कि वो पहले एक फिगर स्केटर था, लेकिन एक एक्सीडेंट में घायल होने के बाद उसका कॉन्फिडेंस टूट गया और वो अकेला पड़ गया। निको और बाकी लोगों से मिलने के बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी और अब वो सच में उन्हें अपना दोस्त मानता है, इसलिए उनकी मदद करना चाहता है। घर लौटते वक्त निको खुद को बेकार महसूस करने लगती है। उसे लगता है कि सब लोग उसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर पा रही। हीरो जानता है कि विचेस को किसी पर सीधे हॉस्टाइल अटैक करने, इसीलिए ट्रेनिंग में लगी विचेस के ऊपर लिमिटर लगा होता है जिससे वो अटैक मैजिक यूज ही नहीं कर पाती। उनकी हिफाजत के लिए ही ओजर्स और टेंगू जैसे स्ट्रॉन्ग स्पीसीज के बॉडीगार्ड रखे जाते हैं। उधर नेमू जंगल में उस कॉटेज को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि वो जगह नॉर्मल नहीं थी, बल्कि मैजिक से बनाई गई थी। वो वहां इसलिए पहुंच पाई थी क्योंकि उसने गलती से उस मैजिक सर्कल को छू लिया था जो उस कॉटेज तक टेलीपोर्ट करता था। कुछ देर भटकने के बाद उसे वही मैजिक सर्कल फिर से दिख जाता है।
वो उसे एक्टिवेट करके सीधे उस कॉटेज के सामने पहुंच जाती है। अंदर वुल्फ आने वाली फाइट के लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है, पेड़ों को खाली हाथों से गिरा रहा है। वॉरलॉक उसे समझाती है कि इतना रेस्टलेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आज रात ही अपना मिशन अंजाम देंगे। यह सुनकर नीमू और ज्यादा एंग्शियस हो जाती है और हीरो को वार्न करने के लिए भागने वाला ही होती है कि वॉरलॉक उसे ट्रैप कर लेती है। वॉरलॉक को तुरंत समझ आ जाता है कि ये कोई नॉर्मल बिल्ली नहीं है, बल्कि एक विच है जिसने खुद को कैट में ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। वो डिसाइड करती है कि नेमू को यहीं खत्म कर देना चाहिए। नेमू डर से कांप रही होती है, तभी अचानक वुल्फ उसे उठा लेता है। वो कहता है कि वो उसे नहीं मारेगा क्योंकि उसे कैट्स बहुत पसंद हैं। वॉरलॉक उसे डांटते हुए कहती है कि वो फेमिलियर के लिए ज्यादा ही चीकी और नालायक हो रहा है। नेमू को कुछ समझ आने ही वाला होता है कि वॉरलॉक उसे एक पिल खिला देती है, जिससे वो तुरंत सो जाती है और उसका रूप वापस ह्यूमन में बदल जाता है ताकि वो उनके प्लान में दखल न दे सके। वॉरलॉक वुल्फ को आदेश देती है कि वो डॉग्स की आर्मी को निको पर अटैक करने के लिए भेज दे, जबकि वो खुद हीरो से लड़ेगा। यह सुनकर वुल्फ और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ हीरो और बाकी लोग भी धीरे धीरे उनकी प्लान को समझ लेते हैं। केन हीरो को वार्न करता है कि वुल्फ से उसका मुकाबला बराबरी का रहेगा, मतलब फाइट बहुत टफ होने वाली है। हीरो निको से कहता है कि वो उसे सपोर्ट करे, क्योंकि अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे। निको तुरंत हाँ कर देती है। हीरो केन से कहता है कि वो वॉरलॉक को ढूंढे और उसे हराने की कोशिश करे, क्योंकि जैसे ही वॉरलॉक गिरेगी उसके कंट्रोल में जो सारे लड़के हैं वो खुद ब खुद आजाद हो जाएंगे। इसी समय केओ दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि उसे वुल्फ की तरफ से समन मिला है। वुल्फ सारे डॉग्स को एक पार्क में इकट्ठा कर रहा है किसी बड़े मिशन के लिए। सब केओ के साथ उस पार्क की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि बहुत सारे लड़के ड्रॉप्स के नशे में पागलों की तरह खड़े हैं, पूरी तरह लड़ने के मूड में। रास्ते में अचानक केओ अपने जूतों का फीता बांधने के बहाने रुक जाता है और बाकी सबको आगे जाने को कहता है। हीरो और निको आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही हीरो आगे बढ़ता है उसका पैर एक मैजिक सर्कल पर पड़ता है और वो इंस्टेंट किसी और जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। केओ भी उसके पीछे पीछे उसी मैजिक सर्कल में कूद जाता है। जब तक निको और केन मुड़कर देखते हैं, दोनों पूरी तरह गायब हो चुके होते हैं। हीरो की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को वॉरलॉक की कॉटेज के सामने खड़ा पाता है। केओ उसे मुस्कुराकर धन्यवाद करता है कि उसने उस पर इतना भरोसा किया कि अपने आसपास की सिक्योरिटी तक कम कर दी। हीरो गुस्से में पूछता है कि इसका मतलब क्या है। केओ समझाने लगता है कि कुछ समय पहले विच ने खुद उससे कांटेक्ट किया था और उसे ऑफर दिया था कि अगर वो उसका फेमिलियर बन जाए तो वो उसके पुराने चोटिल शरीर को ठीक कर सकती है और उसे स्केटिंग वापस करने की ताकत दे सकती है। केओ ने ये डील एक्सेप्ट कर ली थी। हीरो ये सुनकर शॉक में आ जाता है कि केओ भी फेमिलियर्स वाली फैमिली से आता है। को बताता है कि वो दरअसल वेयरवुल्व्स के परिवार से है और उनकी फैमिली के लोग जब चाहें तब ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, बस उन्हें किसी भी चीज में क्रेसेंट मून का शेप दिख जाए। ऐसा कहते हुए वो अपने आर्म बैंड को देखता है जिसमें चांद जैसा शेप बना होता है और ट्रांसफॉर्म होने लगता है। वो बताता है कि जैसे ओजियर्स ने अपने हॉर्न्स खो दिए और टेंगू ने अपने विंग्स, वैसे ही मॉडर्न वेयरवुल्व्स अब पूरी तरह वुल्फ में नहीं बदलते। वो बस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और उनका पर्सनैलिटी बदल जाता है। यही वजह है कि को अब पूरी तरह वुल्फ में बदल चुका है। हीरो अभी तक जो हो रहा है उसे प्रॉपरली प्रोसेस भी नहीं कर पाया कि ट्रांसफॉर्म्ड को उस पर पूरे जोश से अटैक कर देता है, लेकिन हीरो पर इन अटैक्स का कोई खास असर नहीं होता। वो काल्म होकर केओ से कहता है कि ये ताकत केन को हराने के लिए काफी थी, लेकिन वो खुद अलग लेवल पर है। फिर हीरो एक जबरदस्त पंच उसके पेट में मारता है और को बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ नेमू असली दुनिया में एक पार्क की बेंच पर जागती है। उसे मैसेज मिलता है कि बाकी सब लोग पार्क में वॉरलॉक का सामना करने पहुंचे हैं। उधर पार्क में निको लड़कों के इस पागल झुंड को देखकर परेशान हो रही होती है। तभी उसका अलर्ट अचानक करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के फोन्स नहीं उठते। केन फैसला लेता है कि चाहे जो हो उसे खुद ही इस मॉब को रोकने की कोशिश करनी होगी। निको को चिंता होती है क्योंकि केन पहले से इंजर्ड है और अकेले इतनी भीड़ से लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन केन कहता है कि अगर अभी उन्होंने कुछ नहीं किया तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। तब निको तय करती है कि वो एक ऐसा स्पेल यूज करेगी जिससे उनकी मौजूदगी लोगों को नजर ही नहीं आएगी। स्पेल काम करता है और दोनों क्राउड के बीच से चुपचाप निकलकर असली वॉरलॉक को ढूंढने लगते हैं। लेकिन वॉरलॉक पहले ही उनकी मैजिक सेंस कर लेती है और अपने मिनियंस को आदेश देती है कि वो तुरंत केन और निको पर अटैक कर दें। तुरंत पीछे हटने का प्लान था, लेकिन केन लड़ने का फैसला करता है। फिर निको एक रिस्की लेकिन ज्यादा असरदार आइडिया लेकर आती है। वो केन को अपना प्लान फॉलो करने के लिए मनाती है। फिर वो उड़कर भीड़ के ऊपर चली जाती है और उन्हें अपने पीछे भागने पर मजबूर करती है। लेकिन असल में वो सिर्फ ये करना चाहती थी कि वो इनविजिबल वॉरलॉक की लोकेशन पता कर सके। वॉरलॉक ये समझ जाती है और मैजिक से केन की लोकेशन ढूंढकर अपने मिनियंस को उस पर अटैक करने भेज देती है। पर निको ने पहले ही केन का क्लोन बना लिया था।
दूसरा क्लोन पीछे से आकर वॉरलॉक को धक्का मारकर बेहोश कर देता है। वो बड़ा सा मोटा आदमी बेहोश हो जाता है, लेकिन वो वॉरलॉक नहीं था। असल वॉरलॉक एक छोटी सी बूढ़ी औरत थी जो एक छोटे फैंसी बर्तन में उड़ रही थी। सब हैरान रह जाते हैं कि जिसे लेकर इतना डर रहे थे वो ये निकली। कैन को बस एक थप्पड़ मारना पड़ता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो उसे पेड़ से बांधकर इंटेरोगेट करते हैं। औरत बताती है कि वो छोटी लड़की थी जब उसे अपनी मैजिक पावर्स पता चली। उसने खुद मैजिक सीखी और वॉरलॉक बन गई। वो बस खुश रहना चाहती थी, लेकिन बूढ़ी होने के बाद भी नहीं हो पाई। फिर एक दिन एक मिस्टीरियस आदमी उसके पास आया। उसने कहा कि अगर वो सैक्रिफाइस देगी तो उसकी लेटेंट पावर जागृत हो जाएगी। उसने अपनी साइज बलिदान कर दी और बदले में पावर मिली। निको और कैन उसे कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था। अब उन्हें पता चल गया कि ये असली मास्टरमाइंड नहीं है। वे उससे उसके बॉस के बारे में पूछते हैं। वॉरलॉक कुछ बताने से मना कर देती है। कैन उसकी तरफ उंगली से ठक ठक करने लगता है। तभी नीमू वहां आती है। वो निको और कैन को बताती हैं कि उसने वॉरलॉक की असली साइज पता कर ली थी, लेकिन बताने से पहले कैद हो गई। फिर वो मोरी के बारे में पूछती है और पता चलता है कि वो केओ के साथ गायब हो गया। नीमू तुरंत कनेक्शन जोड़ती है कि केओ ही वो वेयरवुल्फ है जिसका नाम वुल्फ है। अभी वो दोनों लड़ रहे हैं। सब शॉक्ड हो जाते हैं। नीमू वॉरलॉक से कहती है कि उन्हें उस जगह ले चलो जहां वो लड़ रहे हैं। उसी समय मोरी को पता चलता है कि केओ उस जितना ही स्ट्रांग है। उसके नाखून बहुत तेज हैं और इंस्टिंक्ट्स और भी तेज। मोरी उसे बातों में उलझाकर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने सोचा था वेयरवुल्व्स खत्म हो चुके हैं। केओ बताता है कि उसे ये पावर अपने डैड की तरफ से मिली और कई जनरेशंस बाद वो पहला है जिसने वेयरवुल्फ पावर जागृत की। मोरी पूछता है कि तुम और तुम्हारा दूसरा सेल्फ कैसे काम करते हो। वो सारी मेमोरीज एक्सेस कर सकता है, लेकिन को उसकी कोई याद नहीं। को ने वॉरलॉक से पैक्ट किया था, लेकिन गंदा काम वुल्फ करता है। मोरी पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे दोस्त मानते थे या सब झूठ था। केओ उस पर कमेंट करने से मना करता है और अटैक कर देता है। वो कहता है कि 1-on-1 में वो नहीं हारेगा, लेकिन मोरी कहता है कि वो अकेला नहीं है। तभी निको का डाला हुआ स्लाइम जेल आता है और केओ फिसल जाता है। मोरी इस मौके का फायदा उठाकर उसे सॉलिड हिट मारता है। वो कहता है कि मैं जीतूंगा क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स हैं, लेकिन अब निको की सारी मैजिक पावर खत्म हो चुकी है। वो मोरी की मदद नहीं कर सकती। वॉरलॉक को से कहती है कि अब मोरी को मारने का चांस है। कैन उसे धमकी देता है कि चुप नहीं हुई तो मार डालूंगा। वॉरलॉक कहती है मार दो, इससे केओ की भी जान चली जाएगी क्योंकि उनका पैक्ट ऐसा ही है। केओ अपनी कलाई पर फेमिलियर का मार्क दिखाता है और फिर लड़ने को तैयार हो जाता है। वो मोरी से टकराता है। कैन को पता चलता है कि केओ का थोड़ा एडवांटेज है क्योंकि उसके अटैक अनप्रेडिक्टेबल हैं। वो मोरी को पीछे धकेलने लगता है, लेकिन मोरी शांत होकर प्रिसाइज अटैक यूज करने लगता है। वो तेज तेज पंचेस मारता है जो मुश्किल से लगते हैं, लेकिन असल में वो केओ के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। को भी समझ आ जाता है कि मोरी उसे स्लाइम पैच की तरफ धकेल रहा है। वो बाईं तरफ कूदकर बचने की कोशिश करता है, लेकिन यही मोरी का असली प्लान था। वो केओ के माथे के वीक स्पॉट पर इंजरी कर देता है जो पहले कैन से लड़ाई में बना था। केओ से खून बहने लगता है और आंखों में खून आने से विजन ब्लॉक हो जाता है। मोरी को एडवांटेज मिलता है और वो उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है। निको तुरंत दौड़कर मोरी को हग करती है। मोरी उसे और जोर से गले लगाता है और पूछता है कि वो ठीक है ना। को पैक्ट से फ्री कर दो। वॉरलॉक मना करती है क्योंकि उसे डर है कि हॉस्टेज खोने पर वो उसे मार डालेंगे। निको वादा करती है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। वो उसे होली लैंड ऑफ विचेस में पीसफुल लाइफ जीने का रास्ता ढूंढ कर देगी। कहती है कि सारी विचेस को एक दूसरे से अच्छे से रहना चाहिए, चाहे कोई भी मैजिक यूज करें। वॉरलॉक मान जाती है। वो निको को मास्टरमाइंड के बारे में बताने लगती है जो उसे किडनैप करना चाहता है, लेकिन जैसे ही नाम लेने वाली होती है वो दर्द से तड़पने लगती है। वो अचानक अपनी नॉर्मल साइज में वापस आ जाती है, लेकिन उसका बॉडी गायब होने लगता है। जल्दी ही वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। मोरी समझता है कि उस पर सील लगा था जो इन्फॉर्मेशन लीक करने पर उसकी मैजिक पावर चुरा लेता है। वो को लेकर चिंतित होता है, लेकिन अच्छी बात यह कि क्यों जिंदा है, क्योंकि वॉरलॉक की पावर चली गई तो फेमिलियर पैक्ट कैंसिल हो गया। सब क्यों के पास दौड़ते हैं। क्यों पूछता है कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से कैसे फॉरगिव कर सकते हो। निको कहती है कि जब तक तुम सब कुछ नहीं बताओगे मैं फॉरगिव नहीं करूंगी। को कहता है कि पहले इस जगह से निकलो, ये जगह गायब होने वाली है। वे पब्लिक बात में जाकर बात करते हैं। निको को पता चलता है कि वॉरलॉक ने केओ को अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड से बना एलिक्सर देने का वादा किया था। नीमू कहती है कि वॉरलॉक झूठ बोल रही थी क्योंकि जन्म के समय किसी को उसकी मैजिक पावर्स पता नहीं थी। निको के पास उसका एलिक्सर है। वो नीमू की सलाह के बावजूद केओ को देने का फैसला करती है। फिर सब केओ के घर से अपनी मॉम को व्हीलचेयर में देखता है। अब उसे समझ आता है कि को एलिक्सर के लिए इतना डेस्परेट क्यों था, लेकिन निको को पहले से आइडिया था। वो जानती थी कि को इतना सेल्फिश नहीं कि दोस्तों को धोखा दे सिर्फ अपनी इंजरीज ठीक करने के लिए। निको अपना एलिक्सर को की मॉम को दे देती है। मॉम पूरी तरह ठीक हो जाती है। केओ रोने लगता है। कैन और निको भी रो पड़ते हैं।
लेकिन मोरी अकेला सीधा चेहरा रखता है। फिर को की मॉम सबके लिए डिनर बनाती है। कहती है कि ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। मोरी कहता है कि को डेट रिपे करना चाहिए। मॉम मान जाती है। जल्दी ही केओ बाकी गैंग के साथ रहने लगता है, क्योंकि उसकी मॉम फिर से जॉब पर लग गई है और जल्दी ओवरसीज ट्रिप्स पर जाने वाली है। मोरी कहता है कि को डेट रीपे कर सकता है निको का बॉडीगार्ड बनकर, क्योंकि प्रोफेसी का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। निको खुशी खुशी उसे वेलकम करती है। अगले दिन को नई लाइफ शुरू करता है, लेकिन सबके साथ ऑकवर्ड फील कर रहा है। वो कूल और इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश करता है, अपनी नीश इंटरेस्ट्स के बारे में बात करता है, लेकिन अब सबको पता चल चुका है कि उसे अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर है। फिर वे कियो की एबिलिटीज सीखते हैं। पता चलता है कि उसे मून देखने की जरूरत नहीं। कोई भी क्रेसेंट मून शेप वाली चीज उसे ट्रांसफॉर्म करा सकती है, दिन में भी। मोरी सोचता है कि अब लड़ाई का कोई कारण नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन केओ अभी भी श्योर नहीं है। वो बताता है कि उसका दूसरा पर्सोना वुल्फ बहुत ग्रीडी है। वो हर चीज में टॉप डॉग बनना चाहता है। एक बार सो गया तो आसानी से नहीं उठता। घर का सारा खाना खा सकता है। वुल्फ का लिबिडो भी बहुत हाई है। सब उसे प्रेडेटर समझने लगते हैं। केओ क्लियर करता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन वुल्फ उन्हें टीज करके मजा लेता है। दूसरी तरफ वो खुद लूजर है जिसे लड़कियां नोटिस भी नहीं करती। खैर, किसी के पास उसकी बात सुनने का टाइम नहीं। मोरी कहता है कि सबसे पहले घर से सारी क्रेसेंट शेप्ड चीजें हटाओ, लेकिन वे एक क्रेसेंट वाली चीज भूल जाते हैं। अगले ही पल को वुल्फ बन जाता है और स्ट्रीट पर लड़कियों को पिक करने निकल पड़ता। वो लड़कियों को कहता है कि इस प्लेबॉय को अकेला छोड़ दो। फिर वुल्फ से कहता है कि हमारी लड़ाई खत्म है, लेकिन वो उसे लेडीज में पॉपुलर होने का कभी फॉरगिव नहीं करेगा। घर लौटने को कहता है। वुल्फ कहता है कि तभी लौटूंगा जब तुम मुझे बीट कर लोगे। कैन लड़ने को तैयार होता है, तभी निको आती है और दोनों को रोकती है। वो वुल्फ को याद दिलाती है कि अब वो उसका फेमिलियर है, उसे उसकी कमांड माननी पड़ेगी। वुल्फ कहता है कि उसका ड्यूटी सिर्फ उसे डेंजर में प्रोटेक्ट करना है। वो अपनी फ्रीडम किसी को नहीं देने वाला। निको कुछ कह नहीं पाती, तभी मोरी भी वहां पहुंचता है। वो वुल्फ से कहता है कि को में वापस बदल जाओ। वुल्फ मान जाता है क्योंकि वो मोरी से हारा था और उसे अल्फा मानता है। वो को में बदल जाता है। को घबरा जाता है, सोचता है कि अब मोरी उससे लड़ने वाला है। फिर सब घर की तरफ चल पड़ते हैं। केओ कहता है कि वो वुल्फ से सच में नफरत नहीं करता। वो बताता है कि पावर्स मिलने के बाद उसके बुली क्लासमेट्स या मॉम को व्हीलचेयर की वजह से तंग करने वाले लोग एक एक करके पीटे गए। जल्दी ही उसे पता चला कि ये सब वुल्फ कर रहा था। वो सीक्रेटली उसके लिए ग्रेटफुल है। दूसरी तरफ नीमू मोरी के घर पर है। वुल्फ से लड़ाई देखकर उसने तय कर लिया कि उसे स्ट्रॉन्ग ह्यूमनॉइड फेमिलियर चाहिए, लेकिन जैसे हमेशा वो घर में सीधे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। उसे मोरी से कैट के रूप में पेट होना है। वो कैट बनकर घर में घुसती है। वुल्फ को उसकी रियल आइडेंटिटी पता है। अगर केओ ने सबको बता दिया तो मोरी उसे परवर्ट समझेगा। वो पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि सिर्फ वुल्फ को पता है और उसने अभी किसी को नहीं बताया। वो मोरी की गोद में बैठ जाती है, उम्मीद करती है कि केओ ट्रांसफॉर्म न हो। तभी टीवी पर क्रेसेंट शेप्ड दवा का एड चलता है। केओ तुरंत वुल्फ बन जाता है। वुल्फ तुरंत वाइल्ड हो जाता है, फ्रिज का सब खाना खा जाता है और फिर पंक्स को पीटने की तैयारी करता है। मोरी उसे काम डाउन कहता है तो वो मान जाता है और बैठ जाता है। वो नीमू को कैट फॉर्म में देखता है और उसका नाम लेता है। नीमू जोर से मियाओ करके उसकी आवाज दबा देती है। मोरी आता है तो वो उसकी गोद में कूद जाती है। वुल्फ सब देखकर मुस्कुराता है। अचानक कैन को याद आता है कि उसे पार्ट टाइम जॉब पर जाना है। मोरी ग्रोसरी लेने जाता है। निको उसके साथ जाने की जिद करती है। वुल्फ कहता है कि वो कैट की देखभाल कर लेगा। जैसे ही सब चले जाते हैं, नीमू ह्यूमन बन जाती है। वुल्फ तुरंत उसकी पूरी स्टोरी समझ जाता है कि वो मोरी के टच की एडिक्टेड हो गई है और ह्यूमन बनकर अप्रोच नहीं कर पा रही। नीमू शर्म से घबरा जाती है। वुल्फ कहता है कि अब वो उसकी वीकनेस जानता है तो कुछ भी करवा सकता है। वो उसे दीवार से सटा देता है। कहता है कि वो स्ट्रॉन्गर बनना चाहता है, इसीलिए हर महीने एक बार उससे मिलने आए। नीमू कुछ कह नहीं पाती। वुल्फ बताता है कि अगर वो रेगुलरली ट्रांसफॉर्म नहीं करता तो वीक और इम्पेशेंट हो जाता है। को क्रेसेंट शेप्ड चीज दिखानी होगी। नीमू हैरान होती है क्योंकि उसे लगा था कि वुल्फ कुछ ज्यादा डिमांड करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो पूछे, बाकी सब वापस आ जाते हैं। वुल्फ कहता है कि जल्दी कैट बन जाओ। नीमू पैनिक्स हो जाती है। वुल्फ इम्पेशेंट होकर उसे गोद में उठा लेता है। नीमू को मोरी के टच जैसा फील होता है। वो किसी तरह कैट बन जाती है, इससे पहले कि बाकी लोग आ जाएं। अगले दिन निको अचानक कहती है कि वो सबके लिए खाना बनाएगी। सब पैनिक्स हो जाते हैं क्योंकि निको को कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन निको कहती है कि वो मोरी का बोझ कम करना चाहती है। असल वजह यह है कि कारा ने बताया था कि जो लड़कियां अच्छा खाना बनाती हैं उन्हें वाइफ मटेरियल माना जाता है। वो चाहती है कि मोरी उसे फ्यूचर वाइफू समझे। कैन याद दिलाता है कि उसकी पिछले 2 कुकिंग अटेम्प्ट्स डिजास्ट्रस थीं। तीसरी बार रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन निको डिटर्मिन्ड है। वो कहती है कि कल का लंच वो बनाएगी और कमरे में चली जाती है।
वो मैजिक बुक में स्पेल्स ढूंढती है जो खाने को डिलिशियस बना सकें। मोरी और भी वरीड हो जाता है क्योंकि निको के मैजिक यूज करने पर क्या होता है ये वो अच्छे से जानता है। अगले दिन निको एक वियर्ड स्लाइमी डिश बनाती है, लेकिन उसे टेस्ट की चिंता नहीं क्योंकि उसके पास मैजिक व्हाइट पाउडर है जो सब कुछ बेहतर बना देता है। मोरी पूरी तरह से उसे देख रहा था। वो बिना पाउडर वाली प्लेट चुपके से ले लेता है ताकि असली कुकिंग का टेस्ट चेक कर सके। डाइनिंग टेबल पर सब हेजिटेंट हैं निको का खाना ट्राई करने से। मोरी लीप ऑफ फेथ लेता है और खाता है जैसा उसने सोचा था। टेस्ट फिर सोचता है कि पाउडर वाला डिश क्या करता होगा। देखता है कि निको और दो लड़के हवा में झूल रहे हैं जैसे माइंडलेस इडियट्स। वे डिश खत्म कर देते हैं। काफी देर बाद भी इडियट जैसे बर्ताव करते रहते हैं। मोरी समझता है कि वे डिश से मैजिकली प्यार करने लगे हैं। जल्दी ही बॉयज टैंट्रम्स फेंकने लगते हैं कि किसने पहले डिश से लव किया। तभी निको केक लेकर आती है डिश के बर्थडे सेलिब्रेट करने। वो अचानक रोने लगती है। मोरी से कहती है कि पहले उसे मोरी पसंद था लेकिन अब डिश से लव हो गया। मोरी ये नहीं सह पाता कि उसे एक प्लेट के लिए डंप कर दिया गया। वो मैजिक पाउडर का जार निकालता है और पूछता है कि ये क्या है जिसने सबको क्रेजी कर दिया। निको कहती है कि जार वापस दो, उसके बिना जी नहीं सकती। ये सुनकर बहुत सस्पिशियस लगता है। जैसे वो जार लेने की कोशिश करती है, मोरी के हाथ से जार छूट जाता है। निको के सिर पर पूरा मैजिक पाउडर गिर जाता है। मोरी तुरंत मुंह नाक ढक लेता है, लेकिन केन और को पाउडर की खुशबू लग जाती है। वे दोनों निको पर कंप्लीटली चार्म्ड हो जाते हैं। मोरी खिड़की खोलता है और निको को लेकर उड़ जाता है ताकि वो सेफ रहे। निको बताती है कि वो मैजिक पाउडर असल में लव पोशन का टाइप था। एक जादूगरनी ने ये पाउडर बनाया था जो एक साथ कई लड़कों को अपनी तरफ खींचे। हीरो को उस जादूगरनी के बारे में सोचना भी नहीं चाहता जो सड़कों पर रहती थी। तभी उसे पता चलता है कि निको के सिर पर लगा पाउडर पूरे शहर में फैल रहा है। अब शहर के सारे लोग निको के पीछे पागल हो गए हैं। निको को ये बात थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। खैर, हीरो उससे कहता है कि नीचे उतर जा वरना पूरा शहर इन्फेक्ट हो जाएगा। दोनों पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। वहां हीरो निको से पूछता है कि स्पेल कैसे खत्म होगा। निको बताती है कि स्पेल खत्म करने के लिए जादूगरनी को सब में से एक इंसान चुनना होगा और वो चुना हुआ लड़का उसे किस करे तभी स्पेल टूटेगा। हीरो बिना सोचे अपना मास्क उतारता है और निको के गाल पर किस कर देता है। निको पागल हो जाती है। स्पेल टूट जाता है, सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं और अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। तभी के और केओ वहां पहुंचते हैं। वे निको से पूछते हैं कि वो ठीक है क्या। निको बताती है कि हीरो ने उसे किस किया। दोनों विंगमैन एक साथ घबरा जाते हैं और खुश भी हो जाते हैं, लेकिन हीरो कहता है कि बस गाल पर हल्का सा किस था स्पेल तोड़ने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं। निको को हीरो का ये ठंडा रवैया थोड़ा दुख देता है, फिर भी वो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाती। हीरो बाहर से जितना इमोशनलेस दिखता है अंदर से उतना नहीं है। रात को वो बिल्कुल नींद नहीं ले पाता। कुछ दिन बाद निको की माँ इबुकी से नई प्रोफेसी आती है। इस बार प्रोफेसी कहती है कि ईविल को काटने वाले एंशिएंट रिटेनर से मिलने जाओ। निको तुरंत सैकड़ों थ्योरी बनाने लगती है, लेकिन हीरो सिर्फ लोकेशन पर फोकस करता है। वो पास की पहाड़ी काटेंगे और प्रोफेसी के बारे में और जानेंगे। हालांकि बाकी सब इसे मिशन की तरह नहीं ले रहे, वे इसे मजेदार कैंपिंग ट्रिप मान रहे हैं। निको नेमू को भी बुला लेती है क्योंकि उसे एक और लड़की की जरूरत है कंपनी के लिए। जल्दी ही वे अपनी मंजिल के पास एक इन में पहुंच जाते हैं। वहां एक गोरा लड़का काला छाता लिए उनका इंतजार कर रहा है। वो उन्हें निको और उसके लोली सर्वेंट्स कहकर वेलकम करता है। 3 लड़के गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ब्लॉन्डी को बेहतर शब्द नहीं आते। वो खुद को मिहारू बताता है, कुरू फैमिली का इकलौता बेटा। कहता है कि आज के गेस्ट्स के बारे में उसे सब पता है। फिर हीरो और निको से पूछता है कि क्या वे डेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है। हीरो मना करता है। मिहारू कहता है कि शर्मा मत, सबको छोड़कर अकेले निको के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। सबको पता चलता है कि मिहारू का फिल्टर टूटा हुआ है, वो जो मन में आया बोल देता है। हीरो ज्यादा ध्यान नहीं देता और उससे इस जगह के बारे में पूछता है। मिहारू कहता है कि घर पहुंचकर डिटेल में बताएगा। फिर वो उन्हें अपने डैड की कार में ले जाता है। मिहारू के डरावने लगने वाले डैड मासूमी सबको घर ले जाते हैं। वो पहले बेटे की बदतमीजी के लिए माफी मांगते हैं, फिर कहते हैं कि निको की माँ ने पहले बहुत मदद की थी, इसलिए वो निको की मदद करने में खुश हैं। निको पूछती है कि आप क्या करते हो। मासूमी कहते हैं कि पुजारी तो साइड जॉब है, मेन जॉब एक्सोसिस्ट का है, जहां वो सोर्ड से ईविल बीइंग्स को काटते हैं। हीरो सोचता है कि शायद यही सोर्ड वो एंशिएंट रिटेनर है जो प्रोफेसी में था। वो मासूमी को बताने वाला होता है, लेकिन निको उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। कहती है कि पास में सुंदर नदी है, चलो नदी में खेलते हैं। हीरो डांटता है, लेकिन मासूमी कहते हैं कि पहले एंजॉय कर लो, बिजनेस बाद में। लगेज घर रखकर सब नदी पर पहुंचते हैं। कुछ देर छींची छींची स्प्लैशिंग और फैन सर्विस के बाद मीको अचानक महसूस करती है कि कोई उसकी टांग पकड़ रहा है। वो सोचती है के है, कहती है हट जा, लेकिन के वहां नहीं है। नेमू को भी लगता है कि कोई छू रहा है। हीरो सबसे पहले समझता है कि पानी ही उन्हें पकड़ रहा है। सबको नदी से बाहर आने को कहता है क्योंकि वॉरलॉक का अटैक है। पानी अचानक पर्पल हो जाता है।
सब बाहर नहीं निकल पाते। नीको समझ नहीं पाती कि डेंजर अलार्म क्यों नहीं बजा। नेमू कहती है कि अगर वॉरलॉक दूर से अटैक करे तो अलार्म नहीं बजता। वो तुरंत अटैकर को देख लेती है जो फिशरमैन बनकर छिपा है। वॉरलॉक का नाम रियोही है। वो बहते पानी का इस्तेमाल करके स्पेल की रेंज बढ़ा रहा है। जब उसे यकीन हो जाता है कि निको और बाकी भाग नहीं सकते, वो सामने आता है। पानी के पिलर पर खड़ा होकर आता है। कैन शॉक्ड है क्योंकि पहली बार मेल विच देख रहा है। हीरो लड़ने की कोशिश करता है लेकिन पैर हिल भी नहीं रहे। नीको और नेमू के पास वॉन्ड्स भी नहीं है। हीरो पूरी ताकत से पानी पर मुक्का मारता है लेकिन पानी और जोर से पकड़ लेता है। रियो ही हंसता है और कहता है कि तुम मेरे मैजिक को नहीं हरा सकते। फिर नीको को किडनैप कर लेता है, पानी की स्फीयर में बंद कर देता है। हीरो पैनिक हो जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखता। डेस्परेट में वो अपने पैर काटने का सोचता है। तभी मिहारू स्नैक्स लेकर आता है। हीरो चिल्लाता है कि जल्दी अपने डैड को बुला, वो नीको को फ्री कर सकता है। रियो ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि बूढ़ा पुजारी उसका मैजिक नहीं तोड़ पाएगा। मिहारू भी मानता है कि डैड सिर्फ लो लेवल स्पिरिट से डील करते हैं। वो उदास होकर छाता नीचे रखता है और उसमें छिपी सोड निकालता है। रियो ही पर चार्ज करता है और पानी का मैजिक काट देता है। नीको फ्री हो जाती है। हीरो उसे सपोर्ट करता है। सब मिहारू से पूछते हैं कि क्या वो भी इविल स्पिरिट्स काटने वाली सोड यूज कर सकता है। मिहारू बताता है कि वो कोई भी वेपन यूज करके मैजिक और इविल स्पिरिट्स काट सकता है क्योंकि ये ज्यादा उसमें है। सब हैरान हो जाते हैं, फिर पूछते हैं वॉरलॉक का क्या करना है। रियो ही होश में आता है और भागने की कोशिश करता है लेकिन केओ पहले ही वुल्फ बन चुका है और पीछा कर रहा है। जल्दी पकड़ लेता है और मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। रियो ही इसे पर्सनली लेता है और फुल पावर से सबको मारने की कोशिश करता है। बाकी बच जाते हैं लेकिन मिहारू को छाती में छेद हो जाता है। रियो ही पावर खत्म होने से गिर पड़ता है। मिहारू जमीन पर लेटा है, छाती में छेद। सब पैनिक में हैं। हीरो नीको से हीलिंग मैजिक करने को कहता है लेकिन नीको डर से कुछ कर नहीं पाती। मिहारू कहता है कि हीलिंग मैजिक समय पर काम नहीं करेगी। वो हीरो का हाथ पकड़ता है और उसकी लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करने लगता है। हीरो समझ नहीं पाता। अचानक मिहारू चिल्लाने लगता है जैसे अंदर कोई हिट कर रहा हो। कुछ सेकंड में वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। सब हैरान। मिहारू कहता है कि ये उनकी फैमिली की और पावर है। वो इमॉर्टल है जब तक आसपास के लोगों की लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब कर सके। हीरो पूछता है कि तुम्हारी फैमिली क्या है। मिहारू ठंडे से कहता है वैम्पायर्स। सब शॉक्ड हो जाते हैं। घर पहुंचकर मासूमी पूरी बात समझाते हैं। वैम्पायर्स बैट फैमिलियर्स की लंबी लाइन से आए हैं। जनरेशंस में इवॉल्व हुए हैं। मॉडर्न वैम्पायर्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं। मासूमी कहते हैं कि उनमें थोड़ी सी पावर है लेकिन बेटे में बहुत ज्यादा है जो वॉरलॉक्स को भी हरा सकता है। फिर मिहारू रियोही से पूछताछ करता है। रियोही बताता है कि एक अजनबी ने उसे निको किडनैप करने का जॉब दिया था, सिर्फ पैसे के लिए किया, बस इतना ही पता है। मारना है तो मार दो। मिहारू हीरो से ऑर्डर मांगता है लेकिन निको रोकती है। वो किसी की जान नहीं लेना चाहती। पिछले छोटे वॉरलॉक की वजह से अभी भी दुखी है। अचानक आइडिया आता है। मासूमी से पूछती है कि क्या वॉरलॉक की सारी मैजिक अब्सॉर्ब मासूमी कहते हैं हाँ, मिहारू कर सकता है लेकिन लाइफ फोर्स भी बहुत अब्सॉर्ब होगी जिससे वो मर सकता है। नीको कहती है कि वो हीलिंग मैजिक से उसे जिंदा रखेगी। सबको आइडिया पसंद आता है। मिहारू रियोही की मैजिक एक्सट्रैक्ट करता है। नीको हीलिंग से जिंदा रखती है। मिहारू सोर्ड से एक्सट्रैक्टेड मैजिक काट देता है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। हीरो उन्हें पकड़ता है। मिहारू से कहता है कि मेरी लाइफ फोर्स ले लो रिकवर करने के लिए। नेमू निको को रेड बीन बंस खिलाती है एनर्जी के लिए। रियोही को पता चलता है कि मैजिक खत्म हो गया, अब नॉर्मल ह्यूमन है। मासूमी उसे नई जिंदगी शुरू करने और चर्च में लोगों की मदद करने का मौका देते हैं। रियोही रोने लगता है, बताता है कि उसकी लाइफ बहुत खराब थी। सब उसे इडियट कहते थे। स्कैम में फंसा, नदी किनारे रो रहा था, हवा ने उसे पानी में धकेल दिया। तभी पावर्स अवेकन हुए। वही मिस्टीरियस स्ट्रेंजर जॉब लेकर आया। पैसे से बदला लेना चाहता था। मासूमी उसे नई शुरुआत का चांस देते हैं। बाद में मिहारू बताता है कि 10 साल की उम्र में वैम्पायर पावर्स और लाइफ फोर्स हंगर अवेकन हुआ। डैड और दोस्तों से एनर्जी लेता था लेकिन नॉर्मल ह्यूमंस पर साइड इफेक्ट्स होते थे, इसलिए सिर्फ डैड से लेता रहा, जिससे डैड स्कैरी ओल्ड मैन बन गए। प्यूबर्टी में और ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ज्यादा सोता है। हीरो दूसरा सॉल्यूशन देता है। मिहारू को उनके साथ रहने को कहता है क्योंकि प्रोफेसी का वेपन वही है जो वॉरलॉक्स को बिना मारे हरा सकता है। नीको को भी आइडिया पसंद है। हीरो कहता है कि एनर्जी चाहिए तो 3 लड़के हैं ओवरफ्लोइंग विद एनर्जी। मासूमी भी सपोर्ट करते हैं। मिहारू को नए दोस्त बनाने और नॉर्मल लाइफ जीने को कहते हैं। फाइनल हो जाता है कि मिहारू हीरो के घर शिफ्ट हो जाएगा। अगला दिन शुरू करता है। सुबह हीरो की लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करके हाई हो जाता है। नीको पूछती है कि लाइफ फोर्स चूसने पर कैसा लगता है क्योंकि मासूमी ओल्ड मैन बन गए थे। हीरो कहता है कि वो बिल्कुल फाइन है। मिहारू कहता है कि ओगरे की लाइफ फोर्स अब तक की सबसे बेस्ट है। कैन कहता है मेरी भी ट्राई कर। मिहारू मना कर देता है, कहता है तंगू लाइफ फोर्स पसंद नहीं। कैन गुस्सा हो जाता है। नीको कहती है मेरी मैजिक अब्सॉर्ब करके फीडबैक दे।
मिहारू रोकता है लेकिन नीको जबरदस्ती करवाती है। थोड़ी मैजिक और लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब होते ही नीको बेहोश। मिहारू बताता है कि मैजिक बहुत है लेकिन लाइफ फोर्स नॉर्मल ह्यूमन गर्ल जितनी ही है। लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करता है, उनकी इमोशंस भी फील करता है। नीको की कंपैशन, फ्रेंडशिप और मोरी के लिए इनोसेंट सिंसियर लव फील किया। सब पैनिक हो जाते हैं लेकिन हीरो ये सुन ही नहीं पाता। वो नए नॉइज कैंसिलेशन ईयरबड्स टेस्ट कर रहा था। हीरो चला जाता है। सब मिहारू को डांटते हैं कि वो कितना केयरलेस है बोलने में। अभी थोड़ा और होता तो निको मोरी में ऑकवर्डनेस हो जाती। मिहारू माफी मांगता है, कहता है कि नए दोस्त बनाना चाहता था इसलिए एक्साइट हो गया। कैन उसके फेस कार्ड की वजह से हर बात पर गिर जाता है। कैन हाउस रूल्स समझाता है, कहता है कि यहाँ पेरेंट्स ने स्पॉइल किया होगा लेकिन चोर्स करने होंगे। मिहारू पूछता है चोर्स कैसे डिवाइड हैं। पता चलता है कि तीनों यूजलेस बफून्स में से हर एक सिर्फ एक टॉयलेट साफ करता है, बाकी सब हीरो करता है। मिहारू कहता है कि तुम लोग हीरो की सिंसेरिटी का फायदा उठा रहे हो। वे लोग भी गिल्टी फील करते हैं। मिहारू मदद करने को तैयार होता है, कहता है कि आज ऐसा खाना बनाएंगे कि हीरो रो पड़ेगा खुशी से। सब एग्री हो जाते हैं लेकिन हीरो घर लौटता है तो घर का बुरा हाल है। किचन में ह्यूज रेजिंग फायर, के फायर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। निको और को बेहोश। मिहारू काउंटर के पास बैठा है, सिवियरली इंजर्ड। हीरो पैनिक में मिहारू के पास भागता है, पूछता है क्या हुआ। मिहारू माफी मांगता है, कहता है कि सब उसकी फॉल्ट है। उन्हें खाना बनाने का आइडिया दिया लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। उसने फिंगर कट लिया। पैनिक में को की लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करने की कोशिश की लेकिन अभी वो नॉर्मल ह्यूमन है इसलिए फेंटेड। निको कंसंट्रेशन खो बैठी, हॉट ऑयल पर पानी डाल दिया। फायर पिलर बन गया। कैन विंड स्टाफ से बुझाने की कोशिश की लेकिन आग और फैल गई। मिहारू को 2nd डिग्री बर्न्स लगे। निको पैनिक अटैक से बेहोश। हीरो यकीन नहीं कर पाता कि उसके साथ रहने वाले कितने क्लमजी हैं, फिर भी सिचुएशन कंट्रोल कर लेता है। मिहारू फिर माफी मांगता है, ये सब मैस किसने किया, वो रिस्पॉन्सिबल था। मोरी उसे बताता है कि कोई बात नहीं, वो ऐसी चीजों का आदी है। आज जो हुआ उससे बस इतना साबित होता है कि मिहारू इस घर में अच्छे से फिट हो रहा है। मिहारू को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है कि आज उसने सबके लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब किए और पता चला कि सबको यहाँ रहना मजेदार लगता है। कुछ दिनों बाद कैन मिहारू को बताता है कि सुबह कन्वीनियंस स्टोर जाते वक्त उसका स्कोच अम्ब्रेला खो गया। मिहारू पैनिक हो जाता है। वो चिल्लाता है, दूसरी सबसे प्रेशियस चीज कैसे खो दी, अब खुद को अनअलाइव कर लो कंपेंसेशन में। कैन उसे शांत करने की कोशिश करता है और पूरी स्टोरी सुनाने लगता है। वो अम्ब्रेला लेकर स्टोर जा रहा था, तभी रास्ते में एक आदमी ने रोका। उसने एड्रेस पूछा और मैप बनाने के लिए दिया। कैन से अम्ब्रेला पकड़ने को कहा लेकिन अचानक वो आदमी अम्ब्रेला समेत गायब हो गया। मिहारू को ये स्टोरी बिल्कुल बकवास लगती है। वो सोचता है कैन झूठ बोल रहा है। कैन उस आदमी का डिस्क्रिप्शन देता है, बिल्कुल बच्चों के शो वाला थीफ जैसा। बाकी सब भी कैन पर भड़क जाते हैं क्योंकि मिहारू को सन में 5 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। उसकी पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से अम्ब्रेला उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो खोया वो कस्टम बिल्ड था, अंदर सोड छिपाने वाला। कैन कहता है वो ढूंढ लाएगा लेकिन मिहारू कहता है छोड़ो, नया अम्ब्रेला खरीद लेंगे। वो रैक से दूसरा अम्ब्रेला उठाता है शॉपिंग के लिए लेकिन उसे बहुत अगली लगता है। तभी निको कहती है उसके पास एक स्पेल है। वो मिहारू के सिर के ऊपर क्लाउड बना देती है। मिहारू को बहुत क्यूरियस लगता है। निको बताती है ये स्पेल मूड के हिसाब से वेदर चेंज कर देता है। मिहारू को पसंद आता है। वो थैंक यू कहता है लेकिन जैसे ही वो खुश होता है क्लाउड गायब हो जाता है। अब समझ आता है ग्लूमी रहना पड़ेगा। तभी क्लाउड बुक पढ़ते हुए सुपरमार्केट की तरफ चल पड़ता है लेकिन बुक बंद करते ही कुछ प्री स्कूलर्स उसके सामने आ जाते हैं। वे एक्साइटेड होकर चिल्लाते हैं, प्रिटी ड्यूड के सिर पर क्लाउड। एक लड़की कहती है एंजल। बच्चों की इनोसेंस से मिहारू का मूड उड़ जाता है और क्लाउड वैनिश हो जाता है। सनलाइट पड़ते ही वो पैनिक करता है और मॉर्बिड चीजें सोचने की कोशिश करता है। तभी सामने एक गाय अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करता दिखता है। मिहारू भागता है, कुछ भी स्माइल या लाफ न कराए, लेकिन फिर डेड एंड में फंस जाता है। 2 एस्पायरिंग कमेडियंस आते हैं और अपनी न्यू रूटीन सुनाने को कहते हैं। मिहारू सोचता है अब तो सफरिंग होगी, लेकिन लकीली वे बिल्कुल फनी नहीं थे। इतना बोरिंग था कि उसके ऊपर स्नोइंग शुरू हो जाता है। वो उन्हें इनकरेज करता है, हार्ड वर्क जारी रखो। वे थैंक यू कहते हैं, तुम रेयर हो जो सपोर्ट कर रहे हो। बाकी सब अगली क्रीप्स कहते हैं। मिहारू कहता है जो बास्टर्ड नीचा दिखाए उसे पंच मारो, तुम अपनी वीकनेस को स्किल में बदल रहे हो, ग्रेट जॉब। वो चलता है और अपनी याद में खो जाता है। पावरफुल वैम्पायर होने के बावजूद सनलाइट से वीक। अचानक उसके ऊपर बारिश शुरू हो जाती है। तभी सामने वाला आदमी उसका अम्ब्रेला लिए चल रहा है। मिहारू गुस्से से भड़क जाता है। लाइटनिंग उसके चारों तरफ गिरने लगती है। वो चिल्लाता है अम्ब्रेला वापस दो। आदमी कहता है प्रूफ दो कि ये तुम्हारा है। मिहारू देखता है बिल्कुल वही जो कैन ने डिस्क्राइब किया था। दूसरे ही पल क्लाउड्स गायब हो जाते हैं। सनलाइट से वो एक्सट्रीमली वीक हो जाता है। डिप्रेसिंग, कुछ सोच भी नहीं पाता। तभी सडनली क्रोज की फ्लॉक आती है और उसके सिर के ऊपर कैनोपी बना देती है। मिहारू देखता है
कैन आया है हेल्प करने। कैन की मदद से वो थीफ पर चार्ज करता है, लाइफ फोर्स चूज कर उसे नॉकआउट कर देता है। अम्ब्रेला वापस लेता है और कैन के साथ घर लौटता है। वो सॉरी बोलता है डाउ चोरी होने दिया। अगले दिन निमू ह्यूमन फॉर्म में मोरी के घर आती है, लेकिन घर में सिर्फ केओ है। असली रीजन था क्रेसेंट दिखाकर केओ को वुल्फ में बदलना और प्रॉमिस निभाना, लेकिन अकेले में अनसेफ लगता है। वो सोचती है बाद में आएगी, लेकिन केओ कहता है अंदर आ जाओ। अंदर जाने पर दोनों शाय हो जाते हैं। ऑपोजिट जेंडर के सामने ऑकवर्डनेस। थोड़ी देर बाद निमू पहल करती है, क्या तुम्हारे रूम में चलें? फिर रिग्रेट करती है। डेस्परेट समझेगा, लेकिन को सिर्फ सोच रहा है निमू कितनी प्रिटी है। वो कुछ बोल नहीं पाता, पोजर बनकर बड़बड़ाने लगता है। बेंच पर एक प्रिटी गाय कैसे लेटा था। निमू यापिंग हैंडल नहीं कर पाती। वो स्ट्रैटेजी शुरू करती है वुल्फ बनाने की। मूवी देखने को कहती है, क्रेसेंट मून वाला सीन है, लेकिन मूवी इतनी बोरिंग कि को मैजिक के बारे में पूछने लगता है। नीमू पैनिक होकर कहती है बेसिक मैजिक ही आता है। ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल्स की ट्रूथ छुपाती है। माँ जीनियस विच हैं, लेकिन बेटी उतनी टैलेंटेड नहीं, अनहैप्पी रहती हैं। वो कंप्लेन करती है गॉड से मिलने का चांस मिले तो बोलूं। को मूवी बंद करता है और पूछता है अगर मैजिक छोड़कर नॉर्मल ह्यूमन बन सको करोगी? नीमू कहती है नहीं। केओ कहता है जो एबिलिटीज हम नहीं चाहते फिर भी लाइफ फन बनाती हैं, लोगों से मिलवाती हैं। पावर्स पर रिग्रेट मत करो, जैसे मैं वुल्फ बनने पर रिग्रेट नहीं करता, भले उस गाय को लाइक ना करूं। नीमू थोड़ा इंप्रेस होती है, पहली बार बिना कूल बनने की कोशिश के सच्चे से बात की। केओ पैनिक होकर केक खाने लगता है। मूवी चालू करें, लेकिन नीमू कहती है जरूरत नहीं। दूसरा अटैक केक के नीचे छुपा था। बेकरी का क्रेसेंट लोगो काफी था को वुल्फ में बदलने के लिए। वुल्फ उसकी तारीफ करता है, क्रिएटिव थिंकिंग, लेकिन नीमू घर जाने लगती है, मिशन कंप्लीट। वुल्फ उसे वॉल पर पिन करता है, थोड़ा टाइम स्पेंड नहीं करोगी? नीमू एंग्शियस हो जाती है। तभी निको घर में एंटर करती है। नीमू तो निको उस पर भड़कती है। नीमू टीज करती है सिंसियर वाले को ज्यादा कूल था। कुछ दिनों बाद मोरी और बॉयज अचानक स्ट्रेंज रूम में जागते हैं। किसी को याद नहीं कैसे आए, उनके चेहरे पर वियर्ड मास्क हैं। रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तभी बिग स्क्रीन पर मास्क वियर्डो आता है। कहता है मास्क उतारोगे तो एक्सप्लोड हो जाओगे। खुद को जिगजैग इंट्रोड्यूस करता है। गेम खेलने को कहता है। सब समझ जाते हैं ये स्क्विड गेम पैरोडी है। कैन गेम मास्टर पर चिल्लाता है हम तुम्हारा गेम नहीं खेलेंगे। जिगजैग कहता है रियल रिस्क वाला गेम चाहिए था। फिर रिवील करता है निको को हॉस्टेज बनाया है। अगर गेम नहीं खेले या डिसोबे किया तो निको मर जाएगी। मोरी एक्सेप्ट करता है निको की लाइफ रिस्क में है। गेम मास्टर खुश होता है, चारों बॉयज को स्नेक नेम्स देता है। 9 टाइप्स के डाइस इस्तेमाल होंगे, कुछ नॉर्मल डाइस, कुछ स्पेशल। एक नंबर 3 साइड्स पर प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। गेम स्नेक्स एंड लैडर्स जैसा है, रोल करके मूव करना है। चेसिंग प्लेयर अगर सेम ब्लॉक पर लैंड करे तो चेस्ड वाला एलिमिनेट। जिगजैग रूल्स की लंबी बात करता है। बॉयज सुनना बंद कर देते हैं। गेम शुरू होता है। कैन क्रॉस पर लैंड करता है, नेक्स्ट टर्न स्किप। अगले राउंड में मोरी 6 रोल करता है और कैन के ब्लॉक पर लैंड करके एलिमिनेट कर देता है। कैन डेविस्टेटेड है, इतनी जल्दी हार गया। गेम मास्टर पर भड़कता है, पैथेटिक गेम, सारी फॉल्ट्स गिनाता है। जिगजैग डिसहार्टेंड हो जाता है। मिहारू भी सपोर्ट करता है, रूल्स बहुत ज्यादा और बेकार हैं। जिगजैग मान जाता है, बॉयज रूल्स अमेंड करते हैं। मोरी और रिडिकुलस बना देता है। जिगजैग को मजा आता है, लेकिन मिहारू अचानक सोचता है हम इतने ईगर क्यों खेल रहे हैं। तभी निको आती है। मिहारा विच को इतनी आसानी से टाई कौन कर सकता है। वो जानबूझकर प्ले अलोंग किया था निको को अम्यूज करने के लिए। निको सॉरी बोलती है ट्रिक करने के लिए। कहती है फ्रेंड ने हेल्प मांगी थी। सब क्यूरियस, कौन फ्रेंड? निको रिमाइंड करती है 4 में से एक ने पूरे इवेंट में कुछ नहीं बोला। केओ के पास जाती है, मास्क हटाती है। फेसलेस डमी, स्पेल से क्लोन बनाया था। रियल को जिगजैग बनकर कॉस्प्ले कर रहा था। नर्वसली मास्क उतारता है। डेथ गेम वीडियो वायरल करना चाहता था। कैन कैमरास देखता है। मिहारू रोस्ट करता है इतना कॉम्प्लिकेटेड बोरिंग गेम से व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन ऑनलाइन मॉब कुछ भी देख लेती है। केओ का वीडियो वायरल हो जाता है। कुछ दिनों बाद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टेनरियो निको और फेमिलियर्स को बुलाता है। स्कूल लाइफ कैसी चल रही है? पावर्स नोन है सबको। वे कहते हैं अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। टेनरायो फॉर्म साइन करने को देता है। निको को पेंसिल शॉर्ट लगता है। टेनरियो लॉन्गर देता है, लेकिन वो मैजिक यूज करना चाहती है। स्पेल कास्ट करती है पेंसिल इलोंगेट करने का, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं। निको एम्बैरेस्ड हो जाती है। तभी फ्रेंड्स आ जाते हैं पिक करने। वो टेनरियो का पेंसिल यूज करके साइन करती है और भाग जाती है। से कहता है इंपॉर्टेंट बात करनी है। सिंपल टर्म्स में टीचर्स ने कहा है निको और फेमिलियर्स पर नजर रखो, डेंजरस माने गए हैं स्कूल के लिए। को ऑब्जेक्ट करता है, लेकिन टेनरियो कहता है रीजंस काफी हैं टीचर्स के पास। निको की मैजिक से एक्सीडेंट्स हुए हैं लेटली, और को इनडायरेक्टली ब्रेन वॉश करने का रिस्पॉन्सिबल था मेनी स्टूडेंट्स का।
सब साइलेंटली एक्सेप्ट करते हैं। तभी सडनली केन की नेक लंबी हो जाती है। मोरी पॉइंट आउट करता है। सब देखते हैं केन चीप वुल्वरीन कॉपी बन गया। वो पैनिक करता है, को भी सेफ नहीं, हेयर इतने लंबे कि पूरा बॉडी कवर। टेनरियो का राइट आर्म कॉयल होकर लंबा। थोड़ी देर बाद मोरी रियलाइज करता है निको का स्पेल पेंसिल पर था, लेकिन पाम की बजाय फिंगर टिप्स से कास्ट किया। 4 फिंगर्स चारों की बॉडी पार्ट्स की तरफ थे, इसलिए इलोंगेशन हुआ। टेनरियो डिडक्शन की तारीफ करता है, लेकिन कंप्लेन करता है, अभी बोला था मैजिक से ट्रबल मत करना, फिर भी सब फ्रीक्स बन गए। स्पेल डिफ्यूज कैसे करें? मोरी कहता है सेम प्लेस पर दोबारा कास्ट करने से कैंसिल होगा, लेकिन टीचर्स को पता नहीं चलना चाहिए। डिस्गाइज करके मोरी के घर चलेंगे। कैन की नेक कॉयल करके थिक लेकिन नॉर्मल लेंथ। मोरी खुद रॉक बैंड मेंबर कॉस्प्ले। लॉन्ग नेल्स। को के लिए विग स्टैंड प्रिटेंड कर लेंगे। टेनरियो को हैंड बॉडी के अराउंड रैप करने को कहते हैं, लेकिन हैट नहीं छोड़ता, आखिर हैट उतार कर रैप करता है। सैश पहनता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। हैंड हेड तक नहीं पहुंचता, नेक थोड़ा टिल्ट करके हैट होल्ड करता है। तभी टीचर आ जाता है। मोरी डिस्ट्रैक्ट करता है। टीचर नेल्स देखकर सरप्राइज। मोरी कहता है फेक हैं, बजट वुल्वरीन कॉस्प्ले। टेनरियो नेक टिल्ट एक्सप्लेन करता है, गलाट सोया पेन फ्री रखने के लिए। कैन वर्कआउट शुरू करता है थिक नेक की वजह। टीचर को नोटिस ही नहीं करता, वो चला जाता है। बॉयज एस्केप करते हैं मोरी के घर की पता है। मोरी सबको अपने पीछे हाइड करता है विजन ब्लॉक करके। टेनरियो क्विक जजमेंट की तारीफ करता है। स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने की विश करता है, सोच में खो जाता है। मोरी पुल करता है तो आर्म अनवाइंड हो जाता है, बेब्लेड की तरह स्पिन करके गिरता है। जल्दी ही कैन की नेक लूज होकर स्प्रिंग बन जाती है और आखिर में सब हिट हो जाता है। जमीन पर गिरते ही माई उसे कहता है कि अपना सिर ऊपर कर ले, वरना कोई देख लेगा। लेकिन जैसे ही कैन सिर उठाता है, अचानक उसकी लंबी गर्दन की वजह से ब्लड प्रेशर में तेज बदलाव आता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। फिर भी वो लोग मोरी के घर की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक किसी की मदद की पुकार सुनाई देती है। कैन अपनी लंबी गर्दन से देखता है कि एक वर्कर हार्नेस से उल्टा लटका हुआ है। मोरी और केगो तुरंत वहां भागते हैं। मोरी हार्नेस काट देता है और केगो उस आदमी को पकड़ लेता है। आदमी बहुत शुक्रगुजार होता है, लेकिन उन्हें देखकर डर भी जाता है। हेनरियो भी वहां पहुंचता है। वो घबराया हुआ है कि ये आदमी इन फ्रीक्स को कैसे ट्रीट करेगा। तभी ऊपर से हैमर गिरने लगता है। हेनरियो फटाफट अपना हाथ घुमाता है और हैट में हैमर पकड़ लेता है। आदमी की जान बच जाती है। दोनों हंसते हैं। खैर, मोरी के घर पहुंचते ही टेनरियो फैसला करता है कि टीचर्स की रिक्वेस्ट ठुकरा देगा, रखने से मना कर देता है। वो सोचता है कि भले ही कभी कभी ट्रबल करते हैं, लेकिन आखिर में लोगों की मदद भी करते हैं, तो उन्हें फ्री छोड़ देना ठीक है। थोड़ी देर बाद निको घर लौटती है और सामने फ्रीक शो देखकर चीख पड़ती है। माई उसे कहता है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, अब इन्हें नॉर्मल कर दे। निको सबको बैकयार्ड में इकट्ठा करती है और स्पेल दोबारा कास्ट करने वाली होती है। उसके दोस्त भी शो देखने आ जाते हैं। निको स्पेल कास्ट करती है कि चीजें फिर से लंबी हो जाएं, लेकिन वो फिर मिस कर देती है। कैन का ठोड़ी लंबा हो जाता है। मिहारू असली पिनोकियो बन जाता है। कारा और कुकू के दांत और पलकें लंबी हो जाती हैं। निको बस मूर्खतापूर्ण तरीके से कहती है। निको का की मदद करने जाती है। का परिवार लोकल श्राइन का हेड प्रीस्ट है। मोरी भी वहां होता है। का बताती है कि सालों से उनका परिवार इस श्राइन का हेड प्रीस्ट बना हुआ है। वो शांत माहौल की बात कर रही होती है कि तभी एक पेपर कैट चलता हुआ दिखता है। का डर जाती है, लेकिन निको कहती है शांत हो जा, मैंने ही स्पेल से बनाया है। कारा सोचती है कि निको ने जादू से लाइफ क्रिएट कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद कैट गायब हो जाता है तो सब राहत की सांस लेते हैं कि निको गॉड नहीं बन सकती। कारा भी स्पेल ट्राई करती है। वो एक डॉल शेप काटती है और कहती है कि ये बर्ड है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसकी क्राफ्टिंग बुरी है, तो सब मान लेते हैं। कारा उसे हवा में उछालती है और वो उड़ने लगता है और समय बीतने के साथ वो गायब भी नहीं होता। निको को पता चलता है कि कारा ने नामुमकिन काम कर दिया, कुछ भी नहीं से लाइफ क्रिएट कर दी। सब पेपर डॉल को देखते हैं। मोरी कहता है कि यह शिकिगामी जैसा लगता है, जो लेजेंडरी प्रीस्ट्स और एक्सॉर्सिस्ट्स यूज करते थे स्पिरिट्स को कंट्रोल करने के लिए। निको की पावर, श्राइन का माहौल और का प्रीस्टली ब्लड लाइन सब मिलकर इस शिकिगामी में लाइफ डाल दिया। शिकिगामी कारा को थैंक यू कहता है, लेकिन कारा कहती है कि पेट्स उसके अपार्टमेंट में अलाउड नहीं, तो निको ले ले। निको बहाना बनाकर भाग जाती है। किरू भी शिकी नाम देकर चला जाता है। कारा अब टेंशन में है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो पेपर डॉल के जेस्चर बहुत अच्छे से समझ सकती है। परमिशन उसके फोटो क्लिक करने लगते हैं। कारा गुस्से में आने वाली होती है, लेकिन शिकी उसे रोकता है और उन दोनों परवर्ट्स को खुद धो डालता है। कारा इंप्रेस हो जाती है। उसे लगता है कि जैसे निको के पास मोरी और बाकी फेमिलियर्स हैं, वैसे ही अब उसके पास भी एक मैजिकल बॉडीगार्ड है। कारा और शिकी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। शिकी हर जगह उसके साथ रहता है। एक दिन कुछ लड़कियां उन्हें देखती हैं और फ्लोटिंग पेपर डॉल देखकर क्रीप आउट हो जाती हैं। कारा सोचती है कि शिकी को ले जाने का कोई कम सस्पिशियस तरीका होना चाहिए।
शिकी कहता है कि वो उसका हेयर क्लिप बन सकता है। वो पुराना हेयर क्लिप उतारने को कहता है, लेकिन कारा मना कर देती है। ये हेयर क्लिप उसकी मॉम ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन शिकी जिद करता है और खुद पुराना क्लिप उतार देता है। कारा रोकने की कोशिश करती है, क्लिप नदी में गिर जाता है। कारा बहुत दुखी हो जाती है। वो शिकी पर गुस्सा करती है, फिर डिप्रेस हो जाती है। वो सोचती है कि छोड़ दे, लेकिन शिकी नहीं मानता। वो नदी में कूद जाता है क्लिप लाने। का पैनिक्स हो जाती है कि शिकी बह गया, लेकिन शिकी बिल्कुल ठीक है और क्लिप भी ले आया। कारा को याद आता है कि शिकी वाटर रेजिस्टेंट पेपर से बना है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आखिर में वो शिकी को अपने हेयर पिन में मर्ज कर देती है। कुछ दिन बाद केन वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखता है और निको से बोस्ट करता है कि वो मार्बल भी किसी को बेच सकता है। लेकिन वो सोचता है कि मोरी और मिहारू जैसे कॉशियस लोग तो उसे पिच करने से पहले ही बाहर कर देंगे। तभी केओ आता है। केन और निको को लगता है कि टेस्ट करने का अच्छा मौका है। निको उसके सामने से सामान निकालती है और कहती है कि ये रेनबो फ्लेम मार्बल बिना एयर बबल्स वाला बहुत रेयर होकर खरीदना चाहता है। केन को यकीन नहीं होता कि उसकी सेल्समैनशिप काम कर गई। निको कहती है कि क्यो को इतना टीज मत कर। केन मार्बल फ्री में दे देता है। को बहुत खुश होता है और पूरा यूट्यूब वीडियो बना देता है। उसके व्यूअर्स भी उतने ही गलेबल निकलते हैं। एक प्रिटी गर्ल क्लास से जो यूट्यूबर है, केओ से मार्बल वीडियो बनाने के टिप्स लेने आती है। केओ इम्प्रेस करने का चांस नहीं छोड़ता, वो सब कुछ बता देता है। लड़की मार्बल पर वीडियो डालती है और केओ के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देती है। मार्बल वीडियोस तेजी से वायरल हो जाते हैं। एक दिन के गो आता है और निको यो के से कोलैब करने को कहता है। वो लोग कहते हैं कि 2 0 व्यूज वाले चैनल का कोलैब बेकार है, लेकिन के गो अपना मार्बल वीडियो दिखाता है, 16 मिलियन व्यूज। सब शॉक्ड हो जाते हैं। मार्बल्स अब टाउन का टॉपिक बन गए हैं। केओ कहता है कि अगले वीडियो में के को मार्बल एक्सपर्ट बनाना चाहता है। तभी मिहारू घर लौटता है। वो निराश है कि ज्यादा मार्बल्स नहीं खरीद पाया और जो खरीदे वो भी परफेक्ट नहीं, एयर पॉकेट से भरे हैं। निको और केन को पता चलता है कि उनका छोटा सा प्रैंक बहुत हाथ से निकल गया है, लेकिन बातें और खराब होने वाली हैं। माई घर आता है फ्रस्ट्रेटेड कि लोकल स्टोर्स में सारे मार्बल्स सोल्ड आउट हो गए, अब दूर जाना पड़ेगा। मीको पैनिक्स क्योंकि मोरी का रैंडम चीजों में इंटरेस्ट हो गया है। मिहारू उसे फेलो मार्बल कलेक्टर मानता है। मोरी कहता है कि दोनों को एक जैसा मत समझो, वो एलीट कलेक्टर है जो एयर पॉकेट्स वाले मार्बल्स पसंद करता है। खुद को बबलर कहता है। एकेओ भी अपना रेयर बबल मार्बल निकालता है। तीनों मार्बल्स के टाइप पर बहस करने लगते हैं। आखिर केन सच बता देता है कि उसने झूठ बोला था। मोरी लेक्चर देता है। वो निको से पूछता है कि क्या तूने स्पेल से मार्बल्स फेमस किए। निको कहती है नहीं। केन टेंशन में है, लेकिन मोरी कहता है कि ये सिर्फ फैड है, जल्दी खत्म। रीसेल साइट्स पर एक्सपेंसिव मार्बल्स कोई नहीं खरीद रहा और केओ के चैनल पर लोग अटैक कर रहे हैं जिन्होंने मार्बल्स पर पैसा गंवाया। जल्द ही केओ को अपॉलॉजी वीडियो करना पड़ता है। निको और के को भी साथ लाता है। कुछ दिन बाद मोरी अपने प्राइमरी स्कूल के पुराने सामान निकालता है। सब देखते हैं। एक एनवेलोप मिलता है तो सब उत्सुक हो जाते हैं। वो मोरी का खुद का बनाया महंगा निकलता है। मोरी एम्बैरेस्ड है, लेकिन सब पढ़ना चाहते हैं। स्टोरी मजेदार। माई नॉस्टैल्जिक होकर कहता है कि वो कॉमिक्स का दीवाना था और उस दुनिया में जाना चाहता था। निको कहती है कि मेरे पास एक स्पेल है जो इससे भी बेहतर दे सकता है। सारे लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं एक्शन मंगा की दुनिया में जाने के लिए। निको कहती है लाइन लगाओ। थोड़ी देर बाद कारा आती है और हॉरिफाइंग साइट देखती है। सब दोस्त क्रैपी किड ड्राइंग जैसे बन गए हैं। निको कहती है मेरी मैजिक की वजह है केन के जो स्केरी वुड ब्लॉक स्केच बन गया है। कारा डर जाती है। तभी हवा से स्पेल वाली पेज उड़ जाती है। निको कहती है पेज नहीं मिला तो नॉर्मल नहीं हो पाओगे। सब पैनिक में पेज के पीछे भागते हैं कार्टून वर्जन में। कारा सोचती है क्यूट हैं, लेकिन हेडेक भी। वो भी चेस करती है। लोग आने लगते हैं तो वो दीवार पर 2 डायमेंशनल आर्ट बनकर छिप जाते हैं। को वुल्फ बन जाता है। स्मेल से पेज ढूंढ लेता है, लेकिन वहां बर्गलर्स एक आदमी को हॉस्टेज बनाए हुए हैं। मोरी और बाकी मिलकर पावर यूज करते हैं। पेज लेते हैं, घर में घुसते हैं, हॉस्टेज फ्री कराते हैं और थीव्स को अनकॉन्शियस कर देते हैं। निको सबको नॉर्मल कर देती है। माई खुश है कि किसी की जान बचाई। वो याद करता है कि बचपन में दोस्त नहीं थे, इसलिए मंगा बनाता था। टीम से दुश्मन हराना सिर्फ सपना था। अगले दिन मोरी पुराने सामान क्लियर कर रहा होता है। नेमू आती है। एक पेपर गिरता है, वो उठाती है। वो निको का लेटर है जिसमें लिखा है कि वो हमेशा उसकी फ्रेंड रहेगी। कोई दोस्त नहीं था। 5 साल तक दीवार पर टंगा रहा। नेमू लेटर निको को दिखाती है। निको को याद आता है। वो एक्साइटेड स्क्रीम मारती है। Thank you for watching. Please support by subscribing to the channel.